हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नितिका इन फ्रंट ऑफ यू। आप सबका अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत स्वागत है। और हम ये जो 30 डेज प्लेज कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर आज एक नया चैप्टर एम्प्लॉयमेंट इन वन शॉट में आपको करवाने वाली हूँ। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक के अंदर दिस इज चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। और इस चैप्टर को आज फुल फ्लेज्ड कंप्लीट करेंगे। इन केस आपको कोई भी डाउट है, इस पूरी क्लास को सुनिए, मेरे साथ बने रहिए, आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले कि एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर गाइस हम शुरू करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज डॉक्टर नितिका। आई हैव डन PhD इन फाइनेंस। आई एम डबल पोस्ट ग्रेजुएटेड MCom and MBA. UGC with GRF qualified, CA inter qualified and guys have teaching experience of 9+ years. अब चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जानते हैं। आप सबको पता है गाइस, अनअकैडमी के अंदर एक वंडरफुल फीचर जो आजकल चल रहा है, दैट इज आस्कर आउट फीचर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई छोटा मोटा किसी तरह का भी डाउट है, आप अनअकैडमी में जाके पूछे। इट्स वेरी सिंपल टू आस्क योर डाउट। सिंपली आपको आस्क डाउट पे क्लिक करना है और वहाँ पर जाकर अपने डाउट को भेज देना है। आपको यूँ झट से सोल्यूशन मिल जाएगा। And guys, if you have not taken subscription yet, this is the high time to take the subscription, क्योंकि हमारे अनअकैडमी के अंदर क्लास 11th के बच्चे टॉप करे हैं अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपने स्टेट्स में। अनअकैडमी में जल्दी ही उनसे रिलेटेड एक आपको इंटरव्यू हम दिखाएंगे जिसमें टॉपर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। सो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, फटाफट से अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये फॉलोइंग प्लान्स आपके सामने हैं, लाइक फॉर 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 months, 15 months, 18 months and 24 months. The plan which suits your requirement, आप उस प्लान को लीजिए। BN लाइव कोड यूज़ कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है, आप एक एजुकेटर के साथ बिल्कुल सिंगल लाइव इंट्रैक्शन कर सकते हैं, उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और वो आपको प्रॉपर स्टडी को प्लान करके देंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट सब्सक्राइब कर लो। 10% का ऑफ ले लो। BN लाइव ज़रूर यूज़ करना, तभी 10% का भाई ऑफ मिलेगा। और ऑफ नहीं छोड़ना चाहिए। अनअकैडमी की आपको डाउनलोड करके सारे फीचर्स को एक बार फ्री में ट्राई कर लीजिए। एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो, लेट्स क्रैक इट। BN लाइव कोड यूज जरूर करना। लेट्स क्रैक इट एवरीवन। एंड दिस इज माय टेली लिंक, दैट इज नितिका कॉमर्स क्लासेस। मेरे टेली लिंक को ज़रूर ज्वाइन करो और मेरी प्रोफाइल को भी ज़रूर 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 फॉलो करो, सो दैट जो भी क्लासेस मैं यहाँ पे लेती हूँ, जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, जो भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देती हूँ, ट्रिक्स देती हूँ, टिप्स देती हूँ, स्ट्रैटेजीज देती हूँ, आपको किस तरह से अपने एग्जाम्स में तैयारी करनी है, वो सब आपको मिलेगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर अपने प्यारे से क्यूट से चैप्टर को शुरू करते हैं। आइए शुरू करें एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। इसके अंदर गाइज आज मैं आपको सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स, सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी। इन शॉर्ट मतलब आज का लेक्चर लेने के बाद ना एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, वो तुम कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट को मतलब आप ये मत सोचिएगा कि हम 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं पेपर में लिखने के लिए। जनरल नॉलेज की तरह डिस्कस करेंगे, जैसे हम आपस में सिंपल डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। मतलब आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा ये लेक्चर में। बड़ी जनरल चीज़ें, बड़ी एक आपकी जो कॉमन विजिलेंस है ना, वो इंक्रीज करूंगी मैं यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं गाइज। नॉर्मली हम जो है ना वर्कर वर्ड को ही नहीं डिफाइन कर पाते। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम सबको पता है रोजगार है। उसके लिए पहले मैं बात करना चाहूंगी आखिर ये वर्कर कौन है। वर्कर गाइज एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जो काम कर रहा है अपने लिए कुछ कमाने के लिए। अच्छा, वर्कर वर्ड देखो बना किससे है, वर्क। वर्क मतलब काम, तो वर्कर वर्क कर, वर्क कर, वर्कर बन गया ना। जो बंदा काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्कर, ठीक है। ओके, देन वी हैव गाइस प्रोडक्शन एक्टिविटी। अभी हम बात करेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्शन एक्टिविटी का गाइस मतलब है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी आप एंगेज्ड हैं सम प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी और द अदर, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी, राइट।
देन वी हैव सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। देखिए छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं ये, मतलब इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वर्ड को ध्यान से पढ़ोगे ना आपको उसका मतलब मिलेगा। देखिए जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना बड़ी कमाल की लैंग्वेज है। मैं आपको ना, आप मेरे लेक्चर को सुनिए, आपको धीरे धीरे पता लगेगा मैं किस तरह से वर्ड से उसका मीनिंग निकाल रही हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब, सेल्फ मतलब खुद, खुद जो अपना काम कर रहा है, मतलब किसी के अंडर नहीं है, वो खुद ही सेल्फ अपना काम वो खुद कर रहा है, उसको हम कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। हायर्ड वर्कर का मतलब क्या है, जिसको किसी ने हायर किया हुआ है, जो किसी के अंदर काम कर रहा है। देखो काम दोनों कर रहे हैं, काम दोनों कर रहे हैं। सेल्फ मतलब वो खुद से काम कर रहा है, हायर्ड वर्कर्स मतलब वो किसी के अंदर हायर्ड है। So, self-employed workers are those who are engaged in their own business or on profession, or hired workers are those who work under some other person for getting some reward, जैसे wages, salaries and all. इज दिस क्लियर? एक बार थम्स अप कर दो यार कमेंट सेक्शन में। मैं सबके कमेंट यहाँ पे देख पा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सो कमेंट सेक्शन में यस क्लियर इस तरह के आप कमेंट्स लिखो, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है। बिकॉज जब ये लेक्चर चल रहा है मैं भी इस लेक्चर को देख रही हूँ ऐसा मत सोचिएगा कि मैम इस लेक्चर को देख नहीं रही है। आइए गाइस, अब हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अभी तक तो मैं आपको उन बंदों के बारे में बता रही थी जो एम्प्लॉयड है, जो काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो बंदा काम कर रहा है, अनएम्प्लॉयड उसके उल्टा जो काम नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो ना यहाँ पर? सो अ मैन इज अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज विदाउट जॉब, उसके पास काम करने के लिए नहीं है, या वो काम करना ही नहीं चाहता। अ मैन इज अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज बोथ विदाउट अ जॉब और नॉट एम्प्लॉयड and also desires to be employed। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि बंदा काम करना चाह रहा है, वो काम करने के योग्य भी है, एबल है, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है। यार क्या करे? वैसे भी हमारे इंडिया में तो बहुत बेरोजगारी की समस्या, आपको पता ही है कितनी प्रॉब्लम है यार अनएम्प्लॉयमेंट की। इतने सारे लोग एकदम मास्टर्स डिग्रीज करके निकलते हैं, सब लोग थोड़े ना एम्प्लॉयड हो पाते हैं। इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी कुछ टिप्स मिले कि आपके दिमाग में भी ये चीज़ है यार पढ़ लिख के हम क्या करेंगे यार, जॉब्स तो है ही नहीं, कैसे हम अपने आप को सेटल करेंगे। ये लेक्चर में ना मैं आपको कुछ वो भी टिप्स दूंगी कि आप अपने आप को एम्प्लॉयड कर कैसे सकते हो एक्चुअली। ठीक है, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले यार टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं। ओपन, ओपन खुला, एकदम खुला, बंदा काम करना चाह रहा है उसको काम नहीं मिल रहा। सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज, बंदा काम करना चाह रहा है उसको काम नहीं मिल रहा, वो हो गई ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड का मतलब पहले मैं आपको बता दूं और इसका दूसरा वर्ड भी बता दूं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा अच्छा, बचपन में कौन कौन हाइड एंड सीक खेलता था? कौन कौन हाइड एंड सीक खेलता था? हाथ खड़ा करो। मैं बिल्कुल कमेंट देख रही हूँ। और कल लाइव क्लास होगी और लाइव क्लास के अंदर मैं आज के लेक्चर में बताऊंगी किस किस ने कमेंट किया था। लिटरली ये मत सोचना कि मैम को पता नहीं लग रहा है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जल्दी बता दो, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट छुपी हुई बेरोजगारी, मतलब एक जगह में 5 बंदों के काम करने की कैपेसिटी थी, वहां हमने उठा के 8 बंदे लगा दिए, जस्ट उनको एम्प्लॉय करना, उसका कोई फायदा नहीं है, उनकी प्रोडक्टिविटी तो जीरो है। तो उसको हम बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। एंड थर्ड वी हैव इज सीजनल। सीजनल आपको पता है सीजन्स कौन कौन से होते हैं? समर, विंटर, ऑटम होते हैं ना ये। तो सीजनल मतलब जैसे मान लो शॉल्स का काम है, वो विंटर्स में चलता है, तो उसका सीजन जो मेनली जो लोग एम्प्लॉय वो करेगा, वो कब करेगा? विंटर के सीजन में, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन तो विंटर के सीजन में हो रही है, सेल भी विंटर के सीजन में हो रही है, ठीक है ना। और सिमिलरली जो ठंडा जैसे आइसक्रीम्स वगैरह नो डाउट फुल ईयर चलती रहती हैं, सर्दियों में भी कई लोग नम 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 करके आइसक्रीम खा लेते हैं, पर समर्स में तो बहुत रिक्वायरमेंट है ना यार। सीधा सीजनल मतलब आधा टाइम आप एम्प्लॉयड हो, आधा टाइम आप अनएम्प्लॉयड, ठीक है। आइए
अब साथ साथ में आपको डेफिनेशन मिलेगी, आप मेरा टेलीलिंक ज्वाइन कर लेना, नितिका कॉमर्स क्लासेस, ये पीडीएफ मैं वहाँ पर आपको दे दूँगी, ठीक है। पहले ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ लो। इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर इन द वर्कर इज विलिंग टू वर्क, काम करना चाहता है, एंड हैज़ द नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क, और वो काम करने की योग्यता भी रखता है, पर उसको काम नहीं मिल रहा है यार, वो क्या करे बेचारा, वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर है मेरे किड्डूस, क्लियर है ठीक है, दैट इज ग्रेट। चलो, सीजनल 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 मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे एग्रीकल्चर, आइसक्रीम, वुलन फैक्ट्रीज, ये सारी फैक्ट्रीज सीजन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आती हैं, राइट। नेक्स्ट, डिस्गाइज्ड भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इट एग्जिस्ट व्हेन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, वही मैंने जो आपको बताया, 5 बंदों के काम करने की स्पेस है, वहां आपने 8 लगाए हुए हैं, तो इसमें से जो 3 एक्स्ट्रा बंदे तुमने लगाए हैं ना, वो अनएम्प्लॉयड है। वो क्या है? वो अनएम्प्लॉयड है, बिल्कुल जी। आगे चलते हैं। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कारण है गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों? इसके ना हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं, और रीजंस फाइंड आउट करके ना फिर हम सजेशंस देते हैं। मैंने ना एक बड़ा अच्छा टिप दिया हुआ है गाइज, अगर तुम मेरे लेक्चर को पहली बार सुन रहे हो ना, यहाँ पर मैं कहती हूँ एक चीज़ याद करो, सजेशंस उसी में से बना दो। सजेशंस का मतलब क्या है? बेसिकली रिमूवल ऑफ द कॉजेज, तो कॉजेज को रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ कॉजेज। जब आप कॉजेज को रिमूव करोगे तो बट ऑब्वियस है वो तुम्हारी सजेशन बन जाएगी, बट ऑब्वियस है वो तुम्हारी सजेशन बन जाएगी। तो ये हो गया कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, को रिमूव करना बिकम्स द सजेशंस। ओके, चलिए पहले पहले कारण देखते हैं यार, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि यार कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। अब एक बच्चा एग्जाम्स में फेल हो जाता है, उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है कि उसने पढ़ाई नहीं की, या उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो पेपर नहीं दे पाया, या कुछ भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से कि वो पेपर दे नहीं पाया, या वो पेपर में पढ़ा नहीं कि वो फेल हो गया। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, कुछ ना कुछ तो उसका कारण होगा। तो आइए, पहला कारण है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। यार इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ही कम है। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कम है यहाँ पर, कुछ कुछ स्टेट्स में तो बिल्कुल ही इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तभी तो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। अगर हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो तो लोग बाहर क्यों जाएं काम करने के लिए, खुद ही सोचिए। सो इन इंडियन इकोनॉमी रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी स्लो यार, वेरी स्लो। तो उसकी वजह से भी ये अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ा रीजन है। अभी इसका सजेशन क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाओ, डेवलप करो इकोनॉमी को, तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या पुत्र जी, इंडिया में जनसंख्या बहुत है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी देखो ना यार, अभी तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल है। आप देखो आपके जो दादाजी का टाइम था, वो कितने ज़्यादा भाई बहन होते थे कि नहीं? मतलब एक घर में 7-8 बच्चे तो आम सुनने में मिलते थे। अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो दादाजी थे ना, वो आपस में 5 भाई 2 बहनें थी। और मेरे पापा वो कैसे था, मेरे मतलब 4 बुआ हैं और एक मेरे ताया जी हैं, मतलब टोटल 6 भाई बहन हो गए ना। मतलब इसी तरह से आप भी अपनी फैमिली को रिलेट कर सकते हो, बड़ा लाइव एग्जांपल दिया मैंने आपको। अभी फिर जब गवर्नमेंट ने चलाया, हम 2 हमारे 2, फिर आजकल तो और ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस हो रही है कि पहले क्या लोग सोचते थे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे ना उतनी ज़्यादा मनी अर्न करने का चांस है जी। पर ये नहीं है यार, उनको अपब्रिंगिंग करने के लिए, उनको पालने के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? फिर आपको क्या पता वो उनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब अवेयरनेस नहीं थी लोगों की, बड़ी सुपरस्टिशियस सी जो थी थिंकिंग थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था अनएम्प्लॉयमेंट का, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बिकम्स द सजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो 2 पॉइंट्स हो गए, कॉजेज भी जिसमें आ गया, सजेशन भी आ गया। क्लियर हुआ इतना सबको? यस मैम। चलिए आगे 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 देखो, फॉल्टी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। फॉल्टी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग का मतलब गाइज ये है, गवर्नमेंट नो डाउट बहुत कोशिश करती है कि एम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तो कोशिश है ही कि इकोनॉमी डेवलप हो जाए। तो 5 ईयर प्लान्स भी बनते हैं, बताया हुआ ना मैंने, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गाइज हमने किया हुआ है ना, 3rd चैप्टर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में 1991 के रिफॉर्म्स बताए थे मैंने आपको।
और सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 1950 में प्लानिंग कमीशन जो थी सेटअप हुई थी। सबको याद होगा, मेरे बच्चे जो मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं इस टाइम पे, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी किसकी चेयरमैनशिप के अंदर? जवाहरलाल नेहरू जी की, है ना, प्राइम मिनिस्टर जी की चेयरमैनशिप के अंदर जो थी प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी अच्छी प्लानिंग हो नहीं पाती यार प्लान्स के अंदर। और पहला प्लान भी तुम लोग को बता दूं, 1951 से लेके 1956 तक ये फर्स्ट प्लान था, 5 ईयर। ठीक है, तो वो कहते हैं कोशिश करनी चाहिए कि जब भी प्लानिंग होती है ये 5 ईयर प्लानिंग, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। सबसे बड़ा तो यार एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने का यही है कि पहले तो सेल्फ एम्प्लॉयड होना सीखे लोग। अच्छा, आपको पता ही है आत्मनिर्भर भारत, ये एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग का ही पार्ट है। सबने सुना हुआ है? एक बार यस बोलो। आत्मनिर्भर भारत, यार बहुत ऐड आती, सबको पता होगा, हम भारत के वासी हैं। बिल्कुल सुना है। तो उसमें जो है यही हम कर रहे हैं कि हम लोगों में स्किल इतनी बढ़ा दें कि उनको कोई काम करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद से काम क्रिएट कर सके, खुद से अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। अभी देखिए यार, हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, हर बंदे को इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती है। और यहाँ पर अगर हम इतनी ज़्यादा फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू अपने आप को डेवलप करने के लिए, अच्छा कुछ भी करने के लिए यार, पर अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है ना, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट टेक सेवी। या आप पहले उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उसका इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या आ रहा है, ये एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्यों, पैसा पैसा करती है यार, पैसे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपको कोई पूछता भी नहीं है। तो अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है तो इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी, बोलो? इंडस्ट्रीज लगाने के लिए यार कितने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। और अगर इंडस्ट्रीज ही नहीं लगेंगी बेटा जी, अगर इंडस्ट्रीज ही नहीं लगेंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे हम? समझ पा रहे हो ना ये बात को? सो ये बड़ा ज़रूरी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हों और उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करो। अच्छा यूज़ इन द सेंस, अच्छा यूज़ इन द सेंस कि उसको अच्छी अच्छी ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाओ जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने का भी अवसर मिले, चांस मिले, मौका मिले। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं लेबर फोर्स वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ना, तो मुझे लेबर फोर्स से रिलेटेड ना पूरी पूरी कहानी याद आ गई है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, थोड़ा सा वेट कर लो। इससे रिलेटेड पूरी कहानी है एक, लेबर फोर्स फिर वर्क फोर्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है उसके लिए 5 मिनट का वेट कर लो, कॉजेस खत्म कर लें फिर मैं आपको वो कराऊंगी। डन? एक बार लाइक्स कर दो, मुझे बता दो फटाफट, और वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइज मैंने बहुत मेहनत से लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ बिकॉज मेरा सीधा फोकस इसी बात पे जा रहा है कि मैं आपकी जनरल अवेयरनेस को इंक्रीज करूँ। मैं कभी भी, आप मेरे पुराने लेक्चर्स भी सुनिए, मैं कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ाती हूँ यार कि आप पेपर में लिख पाएंगे। स्टडी इज नॉट कन्फाइंड टू बुक्स ओनली, आपकी मेंटल अवेयरनेस का बढ़ना, चीज़ों को देखने का नज़रिया बढ़ना, दिस इज नोन एज एक्चुअल स्टडीज। चलिए, इंक्रीज इन लेबर फोर्स, ये कैसे, ये कैसे लेबर फोर्स कैसे? लेबर फोर्स का गाइस मतलब है, मैं बता ही देती हूँ, इस कहानी के बिना अधूरा रह जाए। लो जी, यहाँ पे तो लोग लिखना भी शुरू हो गए हैं। लेबर फोर्स का मतलब है दोनों बंदे, जो जिसको जो एम्प्लॉयड है, 1 मिनट रुको मैं बताती हूँ, 1 मिनट का आप नोट कर सकते हो फॉर्मूला, आगे भी वैसे मैंने दिया हुआ है, पर अभी चलो ये स्लाइड चल रही है तो मैं बता ही देती हूँ आपको। 1 सेकेंड, इसके अंदर क्या क्या आएगा? पर्सन्स वर्किंग, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, प्लस पर्सन्स सीकिंग, और यू कैन से अवेलेबल फॉर वर्क, दोनों चीजें। जो बंदा काम कर रहा है वो भी, और जो बंदा काम कर सकता है, मतलब जो काम ढूंढ रहा है, जो काम करने की एबिलिटी रखता है वो भी, उन दोनों को मिला के बनता है लेबर फोर्स। अब नेचुरल बात है, अभी हमने पीछे एक पॉइंट में डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में,
तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो बट ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। काम करने के लिए लोग इतने हैं तो हम यार लगाएं कहाँ पे? काम करने के लिए लोग हैं, हमें पता है, लेकिन उनको काम देने के लिए भी तो होना चाहिए, वो हमारे पास है नहीं है। तो उस चीज़ को हमें लेकर आना है कि हमें लोगों के लिए काम को क्रिएट करना है, क्योंकि लोग तो काम करने के लिए बैठे हैं, हमने तो उनको काम ही देना है ना। और अगर वो अच्छा काम करेंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी करेंगे, अल्टीमेटली तो हमारी कंट्री ने डेवलप होना है। सोचने वाली बात है, सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है यहाँ पर, है कि नहीं? अभी देख लो, मैंने जो आपको बोला था, जो कॉजेस थे, अभी अलग से आपको करने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं को सजेशंस की फॉर्म में आप आराम से लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? इतना ये आपको आ सकता है गाइस 3 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बट इतना सारा, बिकॉज मैक्रो भी करना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। बच्चे कहते हैं मैम हमें लर्निंग में मुश्किल आ रही है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बच्चों जैसे धीरे धीरे करा रही हूँ, ताकि आप मुझे अगर कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे हैं, प्रेफरेबली गाइस आइज क्लोज करके सुनिए, बीच बीच में आइज क्लोज करके सुनिए, सीधा दिमाग के अंदर घुसेंगी चीज़ें। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। बीच में तो कई बार मेरा मन करता है कि मैं आइस बंद करके बोलूँ, मेरे आगे ना इमेज चलनी शुरू हो जाती है, हाँ यार हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हाँ यार इसमें ये कॉजेज हैं, इसमें ये सजेशंस, इस तरह से। ओके, चलिए अब गाइज हम, अब नेचुरल बात है यार, गवर्नमेंट तो चाहती है एम्प्लॉयमेंट हो, बट ऑब्वियस है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स क्या हैं इससे रिलेटेड। गवर्नमेंट सीक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट ऑब्वियस है। अच्छा, एक पॉवर्टी का चैप्टर किया था ना हमने, यस, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है आपस में। जो बंदा अनएम्प्लॉयमेंट है यार, उसने तो पुअर होना ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो बंदा अनएम्प्लॉयड है उसने तो पुअर बाबू होना ही होना है। सो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आपस में रिलेटेड है, समझ पा रहे हो यहाँ पे बात? तो गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है इन चीज़ों को जो है इम्प्रूव करने की, बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जैसे ये पर्टिकुलरली, अच्छा मनरेगा याद होगा तुम लोग को, जिसमें 100 डेज की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट देती है उस स्कीम के अंदर, ठीक है ना। सो ये सारी अटेम्प्ट हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, कि जिससे कि हम लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पॉवर्टी लाइन से बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है, एक बार फटाफट रिपीट करें। देखो, दो थे एरियाज, एक है रूरल एक है अर्बन, फटाफट रिपीट कर लेते। पता है जब भी कोई भी तुम्हें पॉइंट आए ना, अपने हमारा जो माइंड है ना, इसको याद कराना पड़ता है, झट से इसको याद करा दो। पहले मुझे कैलोरीज बताओ कितनी होगी, रूरल के केस में, अर्बन के केस में, जल्दी कैलोरीज लिख दो नीचे, कैलोरीज जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में, रूरल के केस में कितनी, अर्बन के केस में कितनी। गाइस रूरल के केस में होती है 2400 और इसके केस में होती है 2100। बिल्कुल ठीक लिखा, जिन लोगों ने लिखा उनके लिए क्लैपिंग है, वेरी नाइस। इसी तरह से क्लास में इंटरेक्टिव रहना, कमेंट सेक्शंस में कमेंट करना, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी लिंक्ड इन द क्लास। और मैं फिर से कह रही हूँ, कल लाइव क्लास होगी, उसके अंदर आज के कमेंट्स को भी मैं डिस्कस करूंगी, ये मेरी बात याद रख लेना, क्योंकि सब लोग जो हैं बोल रहे हैं मैम फटाफट से कल की लाइव क्लास को आप लेकर आ जाओ, और मैं बिल्कुल कल आपके सामने लाइव क्लास लेकर हाजिर हो जाऊंगी जी। अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो रूरल बंदा जो है कम से कम 32 रुपीज़ पर डे कमाना चाहिए, वरना वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जाएगा। और अर्बन के केस में मिनिमम वो 47 कमाना चाहिए। मैं पर डे की बात करूँ, उसको मल्टीप्लाई में 30 कर लोगे, बट ऑब्वियस है वो मंथली आ जाएगा। सो ये कुछ जो है मैंने पॉवर्टी लाइन से तुम्हें चीज़ों को रिमाइंड करा दिया, और मैंने ये भी बता दिया गाइस आपको कि किस तरह से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर? ओ सबको हो गई क्लियर, सबको हो गई मेरे बाबू? ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालिए, सैम्पल पेपर्स निकालिए, इसमें से क्वेश्चंस 100% आपको मिलेंगे, 100%। आप एक बार चेक करके देखिएगा, ज़रूर मिलेंगे इसमें से आपको क्वेश्चन, और मैं भी आपको ये बहुत अच्छे से कराती हूँ कि आखिर ये इनफॉर्मलाइजेशन है क्या। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले ना मुझे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना, और मुझे बताओ भी, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल, येस और नो? तुम लोगों ने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा हुआ है ना,
पढ़ा हो ना कम्युनिकेशन के अंदर भी कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जल्दी बोलो, है ना। तो यहाँ पे क्या है गाइस, मैंने आपको बताना है कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स जो है वो किस तरह से है और क्यों हो रहा है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक पर्सन को, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक पर्सन को हम वर्कर बोलेंगे कब। स्टार्टिंग में मैंने आपको वर्कर का मीनिंग बताया, ठीक है। एक बार उसी चीज़ को हम डिफरेंट तरीके से पॉइंट्स फॉर्म में लिख रहे हैं। और ये स्लाइड से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ गाइज, अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कोशिश करो पॉइंट्स फॉर्म में लिखो चीज़ों को, ठीक है। अ पर्सन इज क्लास्ड एज अ वर्कर इफ he has a contract or agreement to do work। अगर वो काम कर रहा है और उसके बदले में उसको सैलरी मिल रही है, रिवॉर्ड वही हो गया ना, सैलरी, या वो अपने लिए काम कर रहे हैं, विच इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड, जो हमने पहले डिस्कस किया था। जैसे बिजनेसमैन है जो मतलब किसी के अंदर हायर्ड नहीं है, खुद से काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। सो इसका मतलब कि वो सारे लोग वर्कर की कैटेगरी में आएंगे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसी भी हो सकती है, चाहे उसकी कैपेसिटी हाई है, लो है, जैसा भी है, वो वर्कर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ वर्कर। टाइप्स ऑफ वर्कर में पहला मेरे पास आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है कि जो लोग खुद से काम करते हैं। हायर्ड वर्कर्स भी मैंने आपको बता दिया है, जो वेजेस और सैलरीज के लिए काम करते हैं। डन ना, क्लियर ना। अब थोड़ा सा और हायर्ड वर्कर्स को मैं आगे क्लासिफाई कर रही हूँ। सो जो हायर्ड वर्कर्स है ना, वो आगे दो तरह के हैं, एक है कैजुअल वर्कर, एक है रेगुलर सैलरीड वर्कर। इनमें क्या फ़र्क है यार। कैजुअल, कैजुअल क्या मतलब, अच्छा कभी शॉपिंग करने गए हो, कभी किसी दुकानदार को बोला है भैया कैजुअल वेयर चाहिए हमें, मतलब नॉर्मल घर पे डालने वाले कपड़े, ठीक है। सो कैजुअल वर्कर दोज पीपल जो परमानेंट बेसिस पे काम नहीं कर रहे, टेम्परेरी बेसिस पे कर रहे हैं, उनको कभी भी निकाल भी सकते हैं जॉब से। Those people who are not hired by their employers on regular or permanent basis, और उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ वो टेम्परेरी बेसिस पे, जैसे घर में आप कंस्ट्रक्शन लगाते हो, मिस्त्री मजदूर लगा लेते हो, वो कैजुअल वर्कर्स में आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन खत्म हुई, आप उनको निकाल देते हो कि उनको घर ही बिठा छोड़ते हो, यार तो पूरा साल मेरे से सैलरी ले जा, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते जा मेरे घर। ऐसा तो नहीं करते ना, कुछ ना कुछ बनाते जा बनाते जा। तेरे को मैंने परमानेंट एम्प्लॉय कर, हो गएगा अरे वाह बाबूजी आप बहुत अच्छे हो और पापा से आपको बहुत डांट पिटेगी, पापा कहेंगे ये क्या कर रहा है, करना तो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड कर ले, घर में क्यों लगा लिया तूने सैलरी बेसिस पे इसको जोक्स अपार्ट। चलिए अगला बहुत सिंपल है, हमें रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। अभी नाम से ही पता लग रहा है, रेगुलर सैलरीड वर्कर जो परमानेंट बेसिस पे किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में एनरोल्ड है और उसको प्रॉपर सैलरी भी मिल रही है, उसको हम कहते हैं रेगुलर सैलरीड वर्कर। चलिए अब मैं आपको कुछ रेशोज बता रही हूँ, इन द सेंस कुछ टर्म्स बता रही हूँ जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूलाज में तुम्हें बताऊंगी कैसे बने हैं, ठीक है। आइए करते हैं, पहला पहला बताती हूँ आपको मैं, ये गाइस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, इसका फॉर्मूला क्या है गाइस, टोटल वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। टोटल वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, जितनी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से वर्कफोर्स को निकाल लो अलग से, और वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन जब आप करेंगे तो वो पार्टिसिपेशन रेशो आ जाएगी। पार्टिसिपेशन रेशो का मतलब समझ गए ना, जो लोग काम कर रहे हैं इन द सेंस, समझ गए ना। अब मैं आपको बताती हूँ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है नंबर ऑफ पीपल जो अनएम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है, उसको डिवाइड करना है लेबर फोर्स के साथ। किसके साथ, लेबर फोर्स के साथ। और लेबर फोर्स गाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो काम कर रहा है वो भी, और जो सीकिंग वर्क, जो काम ढूंढ रहा है वो भी, दोनों ही बंदे जो हैं लेबर फोर्स के अंदर आएंगे। सो इसमें से आपको पता लग जाएगा वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं। इज दिस क्लियर गाइज।
वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उसको डिवाइड करोगे उन लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं प्लस जो अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों को ऐड करके। ठीक है, अब आइए मैंने कुछ टर्म्स आपको बता दी, अब आइए इनफॉर्मलाइजेशन पे। इनफॉर्मल कपड़े, इनफॉर्मल कपड़े भी होते हैं ना, एक तो फॉर्मल होते हैं पार्टी वेयर, एक होते हैं इनफॉर्मल नॉर्मल से। ठीक है, और यहाँ आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे आपस में गॉसिप कर रहे हो उसको भी हम कह देते हैं। पहले फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर को समझो, वहां से आपको झट से समझ आ जाएगा। पहला फॉर्मल, सारे जो भी गाइज पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं या प्राइवेट दोनों, पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फॉर्मल इनफॉर्मल में प्राइवेट पब्लिक का कोई झंझट नहीं है, पब्लिक भी है प्लस प्राइवेट भी है, दोनों है फॉर्मल के अंदर। और कंडीशन क्या है, जो कि 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स को रख रहे हैं उसको हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। 10 हायर्ड वर्कर्स और मोर, 10 हायर्ड वर्कर्स और मोर वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आएगा। दोबारा से सुनो गाइस, पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी दोनों को ऐड कर दो, पब्लिक भी प्राइवेट भी, और कम से कम 10 से ज़्यादा वर्कर्स उसने रखे होने चाहिए, तो वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? इनफॉर्मल इसके बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, बाकी सारे जो फॉर्मल में नहीं आते वो इनफॉर्मल के अंदर आ जाएंगे, बट ऑब्वियस है कि उनमें होंगे भी 10 से कम लोग, 10 से कम लोग रखे हैं। ही जैसे कोई करियाने की दुकान है, उसने आगे भैया रखा हुआ है दाले दूल्हे पकड़ाने के लिए, वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब करता है ना। तो ये इनफॉर्मलाइजेशन, और जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करता है बट ऑब्वियस है उसको हर तरह का बेनिफिट मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि वो एक मतलब सॉर्ट ऑफ एक ऑर्गेनाइज्ड जॉब कर रहा है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर लगा हुआ है, जैसे ये कपड़ों की दुकानों में सेल्समैन लगे होते हैं, ठीक है, तो इनको कोई प्रोटेक्शन थोड़े ना मिल रही है कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन की तरफ से, इनकी कोई इनका ऑनर सैलरी रिटायर वो थोड़ी लगा देगा, तो ये थोड़े ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब ये पता लग गया ना इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब ये मनरेगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही आ गया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है यार एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। 100 डेज वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर आएगा ये। ठीक है, इतना क्लियर हुआ गाइस? एवरीवन प्लीज टेल मी यस और नो। एवरीवन क्लियर? ओके, दैट इज ग्रेट। फिर से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, थ्रू द ब्रेन स्टॉर्मिंग, थ्रू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करते हैं, तुम लोग साथ साथ में मुझे आंसर्स देना, फिर अपनी नॉलेज भी चेक करना कि क्या तुम्हें समझ आया। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में हमने किया। अच्छा देखो, 3 सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी में, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ये कौन से सेक्टर के अंदर आएगा? मैं तीनों सेक्टर्स भी एक्सप्लेन करूंगी। कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं बिल्कुल देखूंगी आपके कमेंट सेक्शन। कम ऑन एवरीवन। बिल्कुल इसका आंसर रहेगा गाइस बी, सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि जो प्राइमरी है उसके अंदर एग्रीकल्चर आता है, जो टर्शरी है वो सर्विस सेक्टर है, और सेकेंडरी है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और यहाँ पे हमने बात भी किस चीज़ की है? ऑब्वियसली हमने बात की है मैन्युफैक्चरिंग की। सो ये आ गया सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट, underemployment occurs when people what? Underemployment, कौन सा बंदा underemployed माना जाएगा? underemployed, underemployment, जल्दी बताइए। when people do not want to work, when people are not paid for their work, when people are working less than they are capable of doing work, when people are not skilled। underemployed कब माना जाएगा? I'm not talking about unemployed, underemployed की बात हो रही है यहाँ पे। yes, 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 its answer is option number C। काम तो बाबू वो कर रहा है लेकिन अपनी कैपेबिलिटी से कम। एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया यार, सीए बन गया, उसको तुम क्लरिकल जॉब करा रहे हो यार, काय का एम्प्लॉयड किया उसको तुमने? वो तो अंडर एम्प्लॉयड है कि नहीं? अंडर एम्प्लॉयड वो अपनी कैपेबिलिटी, यहाँ कोई एमबीए कर गया या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, तो आप उससे मतलब छोटे मोटे काम करा रहे हो जो 12th पास बंदा भी कर सकता है, तो वो बंदा जो है अंडर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा ना।
persons who are engaged in their own farm और नॉन फार्म एंटरप्राइजेस, उनको हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए मुझे। और यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गाइस, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है ऑन। ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है सेल्फ। तो बट ऑब्वियस है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट, अब भी मैंने ये बताया आपको, जल्दी से बता दो सर्विस सेक्टर के अंदर क्या आएगा। 5 मिनट का लेक्चर और रह गया है, पेशेंस के साथ यहाँ पर मुझे सुनते रहिए और बहुत सारी नॉलेज को गेन करते रहिए। जल्दी से सर्विस सेक्टर बता दो मुझे। Yes, it is option number C, transport, communication, and banking. It comes under service sector. Is this clear? Is this clear? Great. Next. अभी हमने बात की ना फॉर्मल इनफॉर्मल की, तो मैं आपको बता दूं फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड के अंदर आता है और जो इनफॉर्मल है वो अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर आता है। अब बताओ मुझे कि जो जॉब सिक्योरिटी है जो वर्कर्स को मिलती है वो कौन से सेक्टर के अंदर मिलती है? ऑर्गेनाइज्ड के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर, के प्राइवेट के अंदर? 50-50 ऑप्शन कर देती हूँ, ए सी, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में से एक ऑप्शन चूज कर लो। जॉब सिक्योरिटी वर्कर्स को कहाँ मिलती है? यस यस, ये तो मतलब बच्चों को भी पता लग रहा है। ऑर्गेनाइज, अन मतलब वैसे ही अन है, ऑपोजिट है तो ऑर्गेनाइज्ड ही आएगा इसका आंसर। चलिए अगला चलते हैं। फ्लक्चुएशंस बताइए, ये मैंने आपको कराया नहीं है टाइप्स के अंदर, ये मैं एमसीक्यू के थ्रू ही हमेशा कराती हूँ, सो दैट बच्चे ना अपना दिमाग प्रॉपर्ली उसके अंदर झोंक दें और फिर जब मैं बताऊँ तो उस चीज़ का ना बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस आता है। कुछ एमसीक्यूज कई बार मैंने ऐसे रखे होते हैं जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किए होते, ताकि लोग जो है, जो मेरे प्यारे से किडूज हैं, अपना माइंड सेट जो है ना उस क्वेश्चन के अंदर परफेक्ट कर सके। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, गाइज ये 4 फेजेस हैं बिजनेस साइकिल के। किसके हैं? बिजनेस साइकिल के। हमेशा याद रखना, बूम में सब कुछ अच्छा होता है, बूम नाम ही ऐसा है ना। रिसेशन में यार सब कुछ धीमे 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 नीचे नीचे गिरता जाता है। डिप्रेशन में तो उफ बुरा हाल हो जाता है। रिकवरी में हम फिर से उठना शुरू करते हैं। गिर के जो उठ जाए वही सिकंदर कहलाता है। तो गिर गए कोई बात नहीं, फिर से उठ जाएंगे, ऐसी क्या बात हो गई। इसका आंसर क्या आएगा? इट्स आंसर इज बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट, yeah, please tell me what do you understand with the highest economic activity and according to you which is the lowest economic activity? मैंने अभी बताया तुम लोग को, आप उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर बता दो बस इसका। अगर तुम पहली डैश को फिल कर दोगे ना, दूसरी अपने आप ही फिल हो जानी है फटाफट। पहली डैश को अगर तुम फिल कर पाओगे ना, दूसरी डैश अपने आप फिल हो जानी है। हाईएस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है बाबूजी? हाईएस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस इट इज बूम। और लोएस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इट इज डिप्रेशन। इट इज ऑप्शन नंबर ए गाइस, बूम। ओके, और डिप्रेशन लोएस्ट है ना, मैंने बोला था ना, उफ मतलब रिसेशन से भी नीचे चले गए हैं हम, बुरा हाल हो रहा है हमारी इकोनॉमी का, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। चलिए या ये बताइए, बड़ा सिंपल है, अगर तुम लाइन को ट्रांसलेट करोगे you'll get the answer. Indian agriculture ensures employment for only 7 to 8 months and for the remaining period laborers remain unemployed. तो इसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, 7 से 8 महीने के लिए एम्प्लॉयमेंट है, बाकी सारा पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड है। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी बच्चा, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल, 7 to 8 months सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए, a situation in which there is an overall acceleration in the growth rate of GDP in the economy which is not accompanied by commensurate expansion in employment opportunities.
ऐसी सिचुएशन जिसमें ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी में तो बढ़ावा हुआ है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में बढ़ावा नहीं हुआ है बेटा जी, उस टर्म को आप क्या बोलोगे? जॉबलेस ग्रोथ, नन, कुछ भी नहीं, पीपल ग्रोथ या पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या बोलोगे? मतलब इसको तो मतलब समझने की आप सेंटेंस, यस यस यस, इट इज ऑप्शन नंबर ए। जॉबलेस ना मतलब जॉब्स नहीं क्रिएट हुए, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, तो इसलिए ये जॉबलेस ग्रोथ के अंदर आ जाएगा। Unemployment arises due to inadequate aggregate demand associated with downswing, recession or depression of a trade cycle। एक वर्ड पकड़ लो इसमें से, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हुई है क्योंकि वो बिजनेस साइकिल की जो वो है ना स्टेजेस, वही जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, उनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से मतलब जो है ना जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, इसको तुम क्या बोलोगे? कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड, ओपन, साइक्लिकल या रूरल? मतलब क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है यार इसका, अगर तुम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो। यस यस यस, इट इज नॉन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट गाइस, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, नॉन फार्म एंटरप्राइजेस कौन से हैं? नॉन फार्म एंटरप्राइजेस, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स, ऑल ऑफ दीज, व्हाट डू यू थिंक? नॉन फार्म, फार्म समझते हो ना, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यस इट इज ऑल ऑफ दीज, बट ऑब्वियस है यार, फार्म, एग्रीकल्चर, प्रोफेशनल, ट्रेडर, शॉप पे तीनों ही नॉन फार्म है, इनका फार्म से तो कोई लेना देना है ही नहीं, कोई रिलेशन है ही नहीं। अच्छा ये बताओ जरा, आपको क्या लगता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट समझते हो ना, मतलब रूरल विलेजेस वाले एरिया में जो है, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, आपको क्या लगता है उसका क्या कारण है? कि मतलब लैंड होल्डिंग्स डिक्लाइन हो गए हैं, या आपको लगता है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी का एक्सेसिव यूज हो रहा है, क्या आपको लगता है कि बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर है? आपको क्या लगता है क्या रीजंस हैं इसके? समझ रहे हो ना, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के क्या रीजन है? मतलब ये जो गांव वाले एरियाज हैं इनमें अनएम्प्लॉयमेंट हुई हुई है बहुत ज्यादा, तो आपको क्या लगता है इसके क्या रीजंस हैं, क्यों इतनी अनएम्प्लॉयमेंट जो है फैली पड़ी है उधर? बिल्कुल इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी। देखो, फॉरेन टेक्नोलॉजी से पहली बात है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का फॉरेन टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना है नहीं है, तो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स डिक्लाइन हुआ है और बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर थर्ड पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट है ना ऑप्शन नंबर सी दैट इज वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन से सेक्टर में नई नई तरह की जॉब्स निकल रही हैं? इसका मैं तुम्हें बता दूं, बोथ इसका आंसर नहीं है, अभी चूज करके मुझे बता दो कि मैन्युफैक्चरिंग है कि सर्विस है, किसमें आपको लगता है ज्यादा अच्छी जॉब्स निकल के आ रही है? फिर मैं बताऊंगी आपको। यस यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। देखो, मैन्युफैक्चरिंग में तो देखो सिर्फ प्रोडक्शन ही करनी है ना, उसमें क्या न्यूली इमर्ज जॉब्स निकल के आएंगी? तो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, वो तो जैसे कर रहे हैं वो वैसे ही करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हो जाएंगे पर इतनी न्यूली इमर्जिंग नहीं आएंगी ना, इफ वी कंपेयर इट विद सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में तो बहुत ज्यादा न्यूली इमर्जिंग्स आ जाएंगी ना फिर, तो ये फिर सर्विस सेक्टर हमारे पास रहेगा इसका। Next, number of people who reside in a particular locality at a particular point of time, उसको हम क्या कहते हैं? Number of people who reside in a particular locality at a particular point of time. Number of people, number of people, ये word important है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल वर्ड क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉपुलेशन। नंबर ऑफ पीपल हु रिजाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन गाइस, इट इज पॉपुलेशन। नेक्स्ट, अर्बन एरियाज ऑफ मोस्ट सफर फ्रॉम व्हाट? जो अर्बन एरियाज हैं किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादातर सफ़र करते हैं? ओपन, डिस्गाइज्ड या सीजनल? मतलब आपको पता ही, ओपन मतलब खुला, जो काम करना चाहता है मिल नहीं रहा, डिस्गाइज मतलब हिडन, जितने लोगों को काम करना की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लगाए हुए हैं,
सीजनल मतलब विंटर्स और समर से रिलेटेड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। सो आपको क्या लगता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या सीजनल, व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू योर अर्बन एरियाज के अंदर? यस इट इज ओपन गाइस, बिकॉज ये ज़्यादातर रूरल में, ये ज़्यादातर ना ये दोनों तरह की एग्रीकल्चर में मिलती है ना। एग्रीकल्चर भी सीजनल है और डिस्गाइज्ड जो है वो भी एक मतलब जैसे एक मतलब उसमें फार्म के अंदर जहाँ पे तुम क्रॉप्स कटिंग कर रहे हो एंड ऑल, वहाँ पे जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा लगाए हुए हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे। व्हेन अ पर्सन क्विट जॉब, उसे जॉब छोड़ दी, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है। व्हेन अ पर्सन क्विट्स इन ऑर्डर टू फाइंड अ सेकंड जॉब, उससे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है? साइक्लिक, ओपन, फ्रिक्शनल या रूरल, व्हाट डू यू थिंक? व्हेन अ पर्सन क्विट्स इन ऑर्डर टू फाइंड अ सेकंड जॉब, उससे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है? जल्दी बताओ, साइक्लिक, ओपन, फ्रिक्शनल, रूरल, जल्दी जल्दी। बिल्कुल इट इज फ्रिक्शनल, ये भी मैंने आपको पहले नहीं बताया था, याद रखना। फ्रिक्शन होता है जैसे हम कहते हैं ना यार, उससे ना मेरा ना बड़ी फ्रिक्शन हुई है, मुझे गुस्सा आता है उसको देख के, बोलने की ना उसको समझ नहीं है, कुछ भी बोल देता है। मतलब आप क्यों छोड़ रहे हो जॉब को? क्योंकि आप वहां से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो टेम्पररी आप अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट का नाम क्या रखा हमने? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। अरे एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा, पक्की बात है, पक्की बात है। नेक्स्ट, ये तुम लोगों ने मुझसे नेशनल इनकम किया हुआ है बाबूजी, उस हिसाब से मुझे जवाब दे दो। सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डेमोक्रेटिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, उसको हम क्या कहते हैं? इन अ ईयर। वो तो इकोनॉमिक्स का रूल ही है कि हम यार इन अ ईयर तो करते ही करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, व्हाट डू यू थिंक? Sum of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country in a year. So क्या कहते हैं? It is known as, guys, gross domestic product. I repeat once again, join my telelink. मैं ये सारी पीडीएफ मैं टिक भी कर रही हूँ तभी इसके ऊपर, मैं आपको ये सारी पीडीएफ टेली पे प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट आपको इजी रहे, क्योंकि इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है जो आपको पेपर्स के अंदर आते हैं, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर किसका इज हायर देन किसका? किसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है? जल्दी बताइए, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। अगर तुम अभी ज्वाइन हुए हो क्लास के अंदर और तुमने मेरा पहले का लेक्चर नहीं भी सुना ना, तब भी तुम्हें पता लग जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसका ज्यादा है। ऑब्वियसली फीमेल्स का, गाइस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर, दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर फीमेल्स आर फाउंड टू बी हायर देन मेल्स। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। ये लास्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। और बस अब यहाँ पर मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको टॉपिक क्लियर है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर है एवरीवन। चलिए हम क्लास को बंद करते हैं यहाँ पर, और कल बिल्कुल हमारी लाइव क्लास होगी, फिर मैं आपको वन शॉट में सारा कराऊंगी। और हम जो है सारे चैप्टर्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं एवरीवन कि पेपर्स में ना आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। सो ये टेली लिंक को ज़रूर ज्वाइन करिए, पीडीएफ्स वगैरह मैं इसमें आपको सेंड करूंगी। और अनअकैडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ज़रूर कर लेना, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच। सो हेयर डॉक्टर नितिका, आई एम टेकिंग साइनिंग ऑफ गाइस। अब फिर मिलेंगे जल्दी से। आई होप लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। किसी तरह का कोई डाउट अगर तुम्हें है, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उस डाउट को यूँ सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। कीप वॉचिंग अनअकैडमी, कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स for your marks increment, everyone. Thank you. Stay blessed.